हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विपिन सर ऑफिशियल पे। आज विज्ञान विषय का दूसरा चैप्टर अम्ल भस्म और लवण के लवण वाले भाग को हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग अम्ल और भस्म के बारे में पढ़े। आज जानेंगे कि लवण क्या है और कुछ उपयोगी लवण का उपयोग जानेंगे, उनका रासायनिक सूत्र जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि लवण क्या है, इसका परिभाषा हम कैसे कर सकते हैं। तो है कि लवण वैसे यौगिक है जो अम्ल और भस्म के मिलने पर बनते हैं। हम एक अभिक्रिया जो जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें हम पढ़ते हैं कि अम्ल और भस्म मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं और इसमें यह बताया जाता है कि लवण क्या है। लवण जो है अम्ल और भस्म के मिलने से बनता है। उदाहरण में हो जाएगा जैसे H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक। जिंक जो है धातु जो है वह एक तरह से भस्म होते हैं, धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। तो यहाँ अम्ल प्लस भस्म मिलकर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो यहाँ अम्ल और भस्म मिलकर क्या बन रहा है, लवण बन रहा है, जिसका नाम होगा जिंक सल्फेट। दूसरा एक उदाहरण में होगा HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पेट में पाया जाता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है प्लस NH4OH। NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। OH जहाँ भी होगा, OH मिला होगा मतलब उसमें भास्मिक गुण है, और जहाँ H मिलेगा उस वह अम्लीय होता है। तो अम्ल प्लस भस्म मिलकर लवण बनाएगा अमोनियम क्लोराइड, और साथ साथ में जल भी बनता है। तो इस तरह हम यह जाने कि लवण क्या है। तो लवण वैसा यौगिक पदार्थ है जो अम्ल और भस्म के मिलने से बनता है। लवणों को अगर हम वर्गीकरण करें, उनको प्रकार में बांटें कि वह कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें होगा ये पहला है सामान्य लवण। सामान्य लवण में वे लवण आएंगे जिनमें जैसे अम्ल और भस्म के मिलने से लवण बनता है। तो लवण बनने के बाद उसमें न तो अम्ल वाला गुण पाया जाए और न ही भस्म वाला गुण पाया जाए, अर्थात उस लवण में न तो विस्थापनशील हाइड्रोजन हो, न तो विस्थापनशील हाइड्रॉक्सिल समूह हो, उन दोनों में से कोई नहीं है। तो उसे हम सामान्य लवण कहते हैं। परिभाषा में है वह लवण जो अम्लीय हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन या भस्मीय हाइड्रोक्साइड आयन से मुक्त हो, उसे सामान्य मुक्त हो सामान्य लवण कहलाता है। जैसे NaCl, इसमें न तो हाइड्रोजन है और न ही हाइड्रॉक्सिल समूह। KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, यह वैसा लवण है जिसमें न तो हाइड्रोजन है और न ही हाइड्रॉक्सिल समूह है। ऐसे लवण को हम सामान्य लवण कहते हैं। दूसरा हो जाता है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण लवण का वह प्रकार है जिसमें थोड़ा सा अम्लीय गुण पाया जाता है, यानी वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, यानी अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। वह लवण जो अम्लीय गुण प्रदर्शित करे उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। यह बनेगा कैसे, तो जब एक प्रबल अम्ल को किसी दुर्बल भस्म से मिलाया जाए तो उसका आंशिक उदासीनीकरण होता है और उस प्रक्रिया में अम्लीय लवण का निर्माण होगा। उदाहरण के तौर पर देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ हाइड्रोजन उपस्थित है, H उपस्थित है, इसलिए H जो है अम्लीय गुण बता रहा है, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है अम्लीय लवण का उदाहरण होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और यह खाने वाले सोडा का उदाहरण है। जो हम जब घर में पकवान वगैरह बनता है तो उसमें जो सोडा मिलाते हैं, उसी का रासायनिक सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें भी हाइड्रोजन उपस्थित है जो अम्लीय लवण को बता रहा है। उसके बाद है भास्मिक लवण। ठीक अम्लीय लवण के उल्टा, जब एक प्रबल भस्म को दुर्बल अम्ल से मिलाया जाता है तो उसमें
अम्ल का आंशिक उदासीनीकरण होता है और भस्म का गुण रह जाता है। ऐसे लवण को भास्मिक लवण कहा जाता है और इस लवण में हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित रहता है, अर्थात OH उपस्थित रहता है। यहाँ लेड हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, यहाँ OH जो है वह भास्मिक गुण को बताता है। उसी तरह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, यहाँ जो OH जो है वह भास्मिक गुण को बता रहा है। उसके बाद अगला है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु यानी अम्लीय, एक या एक से अधिक अम्लीय अम्ल या भास्मिक लवण जिसमें पाया जाता है उसे हम भास्मिक लवण कहते हैं। वैसा लवण जिसमें एक या एक से अधिक अम्लीय आयन या भास्मिक आयन पाया जाता है उसे हम मिश्रित लवण कहेंगे। परिभाषा में कहते हैं वैसे लवण जिसमें एक से अधिक अम्लीय या भास्मिक मूलक उपस्थित हो उसे मिश्रित लवण कहते हैं या वह मिश्रित लवण कहलाता है। जैसे NaKSO4, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, या CaOCl, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये जो विरंजक चूर्ण कहलाता है। और अंतिम है द्विक या युग्म लवण। वह लवण जो दो सामान्य लवणों से मिलकर बना हो वह द्विक या युग्म लवण कहलाता है। जिसमें जब दो लवण को आपस में मिलाते हैं उससे जो लवण बनेगा उसे द्विक या युग्म लवण कहते हैं। जिसका उदाहरण होगा K2SO4, Al2SO4, 324H2O। यह जो है पोटास एलम का फॉर्मूला है। इसको हम साधारण भाषा में फिटकरी कहते हैं। तो ये हम पढ़े कि कुछ महत्वपूर्ण लवण और उनका नाम। आइए जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे लवण होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, तो उनका नाम, उनका सूत्र और उनका उपयोग जानते हैं कि वैसे लवण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl। इनका साधारण नाम होता है साधारण नमक, और नमक का प्रयोग कौन नहीं जानता। हमारे दैनिक जीवन में भोजन, प्रत्येक प्रकार के भोजन में हम नमक का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात कि आहार का आवश्यक अंग है। अचार बनाने में नमक का प्रयोग किया जाता है, या अचार को संक्षारित करने में, उसको अधिक दिनों तक टिकाए रखने के लिए हम उसमें नमक का प्रयोग करते हैं। मांस मछली के संक्षारण में भी नमक का प्रयोग किया जाता है। मांस को या मछली को अधिक दिनों तक हमें रखना है तो उसको नमक और अन्य पदार्थों में मिला के, उसमें जब मांस या मछली को मिला दिया जाता है तो वह दुर्गंधित होने से बचा रहता है। और रासायनिक अभिक्रिया में भी NaCl का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अभी इधर हम पढ़े थे सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं और इसका प्रयोग हम रसोई घरों में करते हैं, बिस्कुट निर्माण फैक्ट्री में करते हैं, केक निर्माण फैक्ट्री में करते हैं। इसके अलावा अग्निशामक यंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें CO3 कार्बोनेट पाया जाता है। जो अग्निशामक यंत्र में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो यह CO2 का निर्माण करता है और आग को बुझाने में मदद करता है। अगला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O। इसे हम साधारण नाम में धोने का सोडा कहते हैं और इसका इस्तेमाल हम कपड़ों की धुलाई में, कांच के निर्माण में या डिटर्जेंट पाउडर के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इसका उपयोग हम गन पाउडर बनाने में यानी बारूद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उर्वरक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पटाखा निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। कॉपर सल्फेट का प्रयोग हम कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत लेपन में, रंगाई एवं छपाई में इसका प्रयोग किया जाता है। पोटास एलम यानी फिटकरी, अभी इसका इधर सूत्र पढ़ते हैं K2SO4 Al × SO4 3 × 24H2O, जिसे हम फिटकरी कहते हैं। इसका प्रयोग जल का शुद्धिकरण में, चमड़ा उद्योग में
और सैलून में नाई इसका इस्तेमाल करते हैं। ग्राहक का दाढ़ी बनाते समय अगर कहीं कट जाता है और वहाँ से खून बहने लगता है तो उस खून को रोकने में हम फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हम कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में जाने। उस लवण का नाम क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है, उसका साधारण नाम क्या है, उसका सूत्र क्या है और उसका उपयोग क्या है, हम यह जानें। इस टॉपिक से ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो हमसे पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं। इसी टॉपिक से संबंधित एक विषय है कि पीएच मान का क्या महत्व है। पीएच मान कल हम जो पढ़े थे कि नींबू में पीएच मान क्या होता है, रक्त में पीएच मान क्या होता है, तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है, आइए अगले टॉपिक में इसको पढ़ते हैं। आइए जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है। सबसे पहले जानेंगे कि पीएच क्या है। पीएच जो है एक स्केल है, एक स्केल है जिसमें जो 1 से 14 के बीच में पीएच को दर्शाता है। पीएच अर्थात पी मतलब पोटेंट। पोटेंट का एक लैटिन शब्द है और जिसका मतलब होता है शक्ति। किसकी शक्ति? हाइड्रोजन आयन की शक्ति जो है पीएच स्केल से मापा जाता है। और पीएच स्केल पर मान अगर 7 से कम हो तो वह पदार्थ या वह विलयन अम्लीय कहलाता है। और पीएच स्केल पर विलयन का मान जो है 7 से अधिक हो तो वह भास्मिक कहलाता है। 7 से जितना कम होता जाएगा उतना अम्लीय होता जाएगा और 7 से जितना अधिक होता जाएगा 14 तक उतना भास्मिक होता जाएगा। अर्थात बहुत अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान 1 होगा और बहुत भास्मिक होगा तो उसका पीएच मान 14 होगा। पीएच मान निकालने के लिए जो फॉर्मूला प्रयोग में लाया जाता है वो होता है log 1/H। H मतलब हाइड्रोजन आयन और उसे हम H ऊपर जाएगा तो माइनस log H प्लस हो जाता है। अब जानते हैं कि इसका प्रयोग क्या है। मनुष्य और पशुओं में पीएच मान का महत्व। हमारे शरीर में जो भी रासायनिक क्रियाएं होती है, भोजन का पचना, सांस लेना, प्रोटीन का प्रयोग, उपापचय, जितनी भी क्रियाएं हैं हमारे शरीर में वो सब एक निश्चित पीएच मान के दायरे में होता है जिसका मान होता है 7 से 7.8 के बीच। इसी पीएच मान में वह सही से काम करता है। अगर पीएच मान इससे कम हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए तो हमारे शरीर में वह उपापचय क्रियाओं में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अम्लीय वर्षा जो होता है, अम्लीय वर्षा से जमीन में या जमीन के स्थित जल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और वही पानी, अम्लीय वर्षा द्वारा जो पानी जो जल आता है धरती पर वह नदी नालों के रास्ते जलीय स्रोत यानी तालाब में, नदी में, समुद्र में चला जाता है जिससे उस छोटे जगह में जो जल है उसमें पीएच मान में कमी आ जाता है। अगर वह कमी 5.6 से कम हो जाए तो उसमें रहने वाला जलीय जीव जो है उनका नुकसान होने लगता है, उनकी मृत्यु होने लगती है। तो पीएच मान के कमी होने से जलीय जंतु को भी नुकसान पहुंचता है। पौधों में जो पीएच मान है, जैसे हमारे शरीर में एक निश्चित पीएच मान से ही मान पे ही सारी क्रियाएं संपन्न होती है, उसी तरह पौधों में भी एक निश्चित पीएच मान से उनके अंदर मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्रियाएं संपन्न होती है। अगर वह एक सीमा से कम या एक सीमा से ज़्यादा हो जाए तो उनमें भी उनके वृद्धि में कमी आएगी और पौधे सूखने लगते हैं। पाचन तंत्र में पीएच मान का क्या महत्व है? तो हम जानते हैं कि हमारे पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होती है, यानी पेट में अम्लीय मात्रा ज़्यादा होती है जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करती है। लेकिन जब हम मसालेदार भोजन करते हैं उससे हमारे पेट में अम्ल का निर्माण हो जाता है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे हमें अम्लीयता का सामना करना पड़ता है। और इसे दूर करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं, दवा के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि अम्ल की मात्रा में कुछ कमी आए। जानवरों और पौधों की स्वरक्षा सिस्टम, प्रकृति ने
कुछ जानवरों की अपनी रक्षा करने के लिए उनके अंदर जो है अम्लीय अम्ल का निर्माण किया है। जैसे चींटी के अंदर, चींटी अगर हमें काटती है तो हमारे अंदर वह फार्मिक अम्ल छोड़ देती है। या कोई नेटल का जो पौधा है, नेटल एक प्रकार का पौधा होता है जो हमारे शरीर के संपर्क में आ जाता है तो हमें एक तरह का दर्द या खुजली जैसा महसूस होने लगता है, क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार का अम्ल पाया जाता है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और उससे हमें दर्द का अनुभव होता है। उसे दूर करने के लिए प्रकृति ने जहाँ नेटल उगता है उसके बगल में ही एक दूसरा पौधा उगाता है जिसे डंक कहा जाता है। डंक नामक पौधे के पत्ते को अगर हम अपने उस शरीर पे जहाँ नेटल चुभा है वहाँ उसको रगड़ दें तो उसमें भस्म का गुण पाया जाता है। वह नेटल के गुण को कम करेगा और हमें राहत मिलता है। दंत क्षय, हमारे दांत के ऊपर एक बहुत कठोर परत पाई जाती है जिसे इनामेल कहा जाता है। हमारे शरीर में सबसे कठोर भाग जो है वह इनामेल के ही होती है, जो हमें भोजन को चबाने में मदद करती है। लेकिन वह इनामेल की परत भी यदि हमारे मुंह के अंदर पीएच मान में कमी आ जाए, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के कण और चीनी के कुछ भाग हमारे मुंह में रह जाते हैं यदि हम उसको अच्छी तरह से साफ ना करें, और वही चीनी और भोजन के कण अम्ल का निर्माण करते हैं जो हमारे मुंह के अंदर पीएच मान में कमी लाते हैं। वह पीएच मान यदि 5.6 या 5.5 से कम हो जाए तो हमारे हमारा दांत धीरे धीरे क्षय होने लगता है, जिसे दंत क्षय के नाम से जानते हैं। इसलिए हम जब भी खाना खाते हैं, खाने के तुरंत बाद सही से सही से दांत को साफ करना चाहिए ताकि हमारे मुंह के अंदर भोजन के कण उपस्थित न रह जाए, नहीं तो वह दंत क्षय का कारण बन सकता है। इस तरह हम यह टॉपिक पूरा किए। आप सभी अंत तक इस वीडियो को देखें, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। हमें हमारा कार्यों के लिए साहस बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।